नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल देशमुख एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं प्रॉफिट फ्रॉम इट की ओर से ये 9 मंथ 2023 की रिजल्ट की श्रृंखला में। आज हम इस श्रृंखला में जो कंपनी प्रेजेंट करने वाले हैं वो कंपनी है सारेगामा। तो हम आज इसमें सारेगामा का पास्ट देखेंगे, उसने हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस कैसा है वो देखेंगे, उसके बाद उसका करंट ट्रेंड, उसके इस 9 मंथ्स के रिजल्ट्स, उसके सेगमेंटल रेवेन्यूज, फिर उसके मेजर खर्चे क्या हैं और उनके बाइंग रेंज और उसके टारगेट्स क्या है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं इसके हिस्ट्री से। तो अगर हम यहाँ पे सारेगामा को देखें तो सारेगामा जो है वो 2000 में 141 करोड़ का सेल करता था और 6 करोड़ का प्रॉफिट करता था। फिर ये 2002 में इसका सेल्स 117 करोड़ आ गया, लेकिन ये फिर ये कंपनी लॉस करने लगी। जैसे 2002, 2003, 2004 कॉन्जिक्यूटिव हमको 3 लॉसेस यहाँ पे दिख रहे। तो यहाँ पे 75 करोड़ का लॉस दिख रहा है, 52 करोड़ का लॉस दिख रहा है और 25 करोड़ का लॉस दिख रहा है। उसके बाद अगर हम वैसे ही नीचे आएंगे तो यहाँ पे भी हमको यहाँ पे एक 2009, 10 और 11 में और इसके लॉसेस दिख रहे, जैसे -6.21 यानी कि 6 करोड़ का लॉस, 21 करोड़ का लॉस, 13 करोड़ का लॉस। तो यहाँ पे हमें ये हिस्ट्री तो ये बता रही है कि इसका जो सेल्स और प्रॉफिट ये तो इसमें कंसिस्टेंट नहीं है। और इसके बाद अगर हम देखें तो ये थोड़ा सा मार्जिन में भी कंसिस्टेंट नहीं है, क्योंकि अगर ये लॉस करेगी तो मार्जिन में कंसिस्टेंट रह ही नहीं सकती। और अगर अब इसके बाद हम इसके रिजर्व को भी देखेंगे तो ये रिजर्व में भी इसकी कंसिस्टेंसी नहीं है, यानी कि जो इनिशियली इसका रिजर्व 197 करोड़ था तो वो कभी 69 होता है, कभी 47, फिर 77। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि ये कंपनी हिस्ट्री में तो बिल्कुल भी कंसिस्टेंट नहीं है। तो जनरली हम क्या है कि प्रॉफिट फ्रॉम इट की ओर से हम इस तरह की कंपनी जनरली रेकमेंड नहीं करते, लेकिन ये उन इन्वेस्टर्स के लिए है जिनका ऑलरेडी पूरा पोर्टफोलियो बना हुआ है अपने वेटेज के हिसाब से टॉप क्वालिटी कंपनीज में, और वो लोग कुछ म्यूजिक इंडस्ट्री में कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या फिर म्यूजिक इंडस्ट्री अगर इन फ्यूचर बढ़ता है तो उसका वो उसमें फायदा उठाना चाहते हैं। तो अगर आप पहली बार इसमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये आपके लिए बिल्कुल भी फर्स्ट चॉइस नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट चॉइस हमारा जो है, जो टॉप क्वालिटी कंपनीज है जिनमें काफ़ी अच्छा ग्रोथ है, जैसे HDFC बैंक हो गया, TCS हो गया, यही हमारा पहला ऑप्शन होना चाहिए। तो ये सिर्फ और सिर्फ उनके लिए जो म्यूजिक इंडस्ट्री में अपना कुछ टेक चाहते हैं, या फिर म्यूजिक इंडस्ट्री से इन फ्यूचर अगर म्यूजिक इंडस्ट्री अच्छा चलता है तो फायदा उठा सकता है। तो ये तो था इसका हिस्ट्री। हमने देखा कि हिस्ट्री तो इसका बिल्कुल भी कंसिस्टेंट नहीं है। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा 2018 के बाद अगर देखें तो 2018 से 2022 यहाँ पे हमें थोड़ा सा इसका सेल्स और प्रॉफिट में कंसिस्टेंसी दिख रहा है, यानी कि इन 4-5 सालों में कंपनी ने हो सकता है यहाँ पे अपने इन्वेस्टर्स को थोड़ा बहुत कमा के दिया होगा। अभी हम चलते हैं इसके करंट ट्रेंड की ओर। अगर करंट ट्रेंड में हम सबसे पहले चलते हैं इसके सेल्स ग्रोथ की ओर, तो फाइनेंशियल ईयर इसमें जो फाइनेंशियल ईयर का 2022 का खत्म हो गया, उस समय इसका जो सेल्स का ग्रोथ था वो 31% का था। फिर अगर हमें इस साल देखें तो Q1 में 61% का सेल्स ग्रोथ था, H1 में इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो 44% का सेल्स ग्रोथ है, और 9 मंथ में जो इसका सेल्स का ग्रोथ है वो 36% का इसका सेल्स का ग्रोथ है। इस सब ग्रोथ को हम देखते हुए हम जो यहाँ पे एस्टिमेट कर रहे हैं 2023 में, उसको हम एस्टिमेट कर रहे हैं 30% का सेल्स ग्रोथ यहाँ पे रहने की हम उम्मीद यहाँ पे कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम मार्जिन को देखें तो इसका जो फाइनेंशियल 2022 में जो मार्जिन था वो लगभग 19.65 यानी कि अराउंड 20% के अराउंड इसका मार्जिन था, जो कि Q1 में बढ़ के 24.51 यानी कि 24.5% यहाँ पे इसका मार्जिन हो गया। उसके बाद H1 में भी मार्जिन उसके स्टेगनेंट रहे थे, और अभी 9 मंथ में अगर देखें तो हमें यहाँ पे देख रहे हैं कि 25.74% इसका मार्जिन है। तो यहाँ पे मार्जिन भी इसका लगातार हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ये सब देखते हुए हम मार्च 2023 में इसमें मार्जिन का जो उम्मीद कर रहे हैं वो 25.74% का यहाँ पे मार्जिन में हम इसके उम्मीद कर रहे हैं। इसके बाद अगर हम इसके प्रॉफिटेबिलिटी देखें तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में ये डी ग्रोथ में था, यानी कि 25% का इसका डी ग्रोथ था, जो कि Q1 2023 का Q1 आते आते यही प्रॉफिट का ग्रोथ बढ़ करके 52% यानी कि पॉजिटिव में आ गया।
फिर इसके बाद अगर हम इसका H1 देखें, यानी कि पूरा 6 महीना 2023 का 6 महीना अगर देखें तो कुल मिला के इसका 43.20% का इसका प्रॉफिट ग्रोथ रह गया था। और फिर भी 9 मंथ में अगर देखिए, यानी कि पूरे 9 महीने, Q1, Q2 और Q3, इन तीनों का मिला के अगर हम देखें तो जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 33.33%, यानी कि ऑलमोस्ट 33% का इसमें प्रॉफिट ग्रोथ हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। तो ये सब देखते हुए हम ये तो कह सकते हैं कि इसका जो प्रॉफिट है 2023 में हम इसमें उम्मीद जो कर रहे हैं 27% के प्रॉफिट ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं। तो ये सब ट्रेंड देखते हुए हम कह सकते हैं कि अभी जो इसका ट्रेंड है वो ट्रेंड तो काफी अच्छा है, यानी कि इसका करंट ट्रेंड तो काफी बढ़िया हमको यहाँ पे नजर आ रहा है। अभी इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं इसके 9 मंथ्स के रिजल्ट्स। इसके जो 9 मंथ्स के जो रिजल्ट्स है उसमें जो इसका इनकम बढ़ा है वो 36% से इसका इनकम बढ़ा है। इसके जो एक्सपेंसेस बढ़े वो 42% से बढ़े, यानी कि इनकम से ज़्यादा इसके एक्सपेंसेस बढ़े हुए। इसका जो फाइनेंस है वो 34% से बढ़ा हुआ है और प्रॉफिट जो है वो 33% से यहाँ पे बढ़ा हुआ है। अगर हम यहाँ पे देखें तो इसके मार्जिन्स 2% से घटे हुए। तो ये तो है हमारे ये 9 मंथ का YY रिजल्ट। अभी इसके बाद हम थोड़ा सा इसके सेगमेंटल रेवेन्यूज को देखने की कोशिश करते हैं कि ये कंपनी जो कमा रही है, यानी कि यहाँ पे जो हमको इनकम है ये 36% का जो ग्रोथ दिख रहा है, तो ग्रोथ आया कहाँ से है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो इनको धंधा मिलता है वो म्यूजिक से मिलता है, यानी कि अगर हम देखें तो 79.60, यानी कि ऑलमोस्ट जो ये कमाते हैं उसमें से 80% कमाई तो इनकी म्यूजिक से होती है, जो कि उनका ग्रोथ हुआ है 24.78%, यानी कि टोटल इनका जो ग्रोथ है उससे थोड़ा 36% से थोड़ा सा कम इस सेगमेंट में हमको ग्रोथ दिख रहा है। इसके बाद उनका सेकेंड सेगमेंट जो है फिल्म्स, टेलीविजन सीरियल्स एंड इवेंट्स। तो ये अगर हम देखें तो ये इनका लगभग 18 यानी कि 18% का इसका पूरे धंधे में कंट्रीब्यूशन है। तो ये लगभग दुगना हुआ है। और अगर हम यहाँ पे इनका तीसरा बिजनेस देखे, इनका तीसरा सेगमेंट देखे जो कि पब्लिकेशन है, तो यहाँ पे भी उनको लगभग 175% का यहाँ पे ग्रोथ मिला है। तो इसी वजह से हमको यहाँ पे जो दिख रहा है इसका जो ग्रोथ अपना जो इनकम यानी रेवेन्यू में ग्रोथ दिख रहा है वो लगभग 35.66 यानी कि 36% का यहाँ पे हमको ग्रोथ दिख रहा है। अब इसके बाद हम जो देख रहे हैं कि इसके एक्सपेंसेस जो है 42% से इसके एक्सपेंसेस बढ़े हैं। तो हम थोड़ा सा देखते हैं कि वो एक्सपेंसेस उसके कहाँ पे ज़्यादा बढ़े हुए। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इनका जो मेजर कॉस्ट है उनका वो है ऑपरेशनल कॉस्ट, एम्प्लॉय बेनिफिट एंड एड एंड सेल्स प्रमोशंस। ये तीन इनके मेजर खर्चे हैं। तो अगर यहाँ पे देखें हम तो ऑपरेशनल कॉस्ट जो है इनका, जो कि इनके पूरे खर्चे में 38% का ये कंट्रीब्यूट करते हैं ऑपरेशनल कॉस्ट, वो 83% से बढ़ा है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा इनका यहाँ पे बढ़ा हुआ है। क्योंकि इनके जो इनकम है, इनकम तो 36% से बढ़े, लेकिन ये ऑपरेशनल कॉस्ट 83%, यानी कि ह्यूज डिफरेंस यहाँ पे हमको दिख रहा है। उसके बाद उनका दूसरा जो बड़ा खर्चा है जो कि 16% इनके खर्चे में उसका शेयर है, वो एम्प्लॉय बेनिफिट, वो 13% से बढ़ा हुआ है। और जो कि म्यूजिक का कंपनी है तो इनका एड्स और सेल्स में काफ़ी ज़्यादा खर्चा होता है। तो ये एड्स एंड सेल्स प्रमोशंस भी है जो कि 16% का इनका पूरे खर्चे में इसका शेयर है, वो भी लगभग 74% से यहाँ पे हमको ये बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। तो भी ये तो हो गए उसके खर्चे। अभी तक हमने देखा इसका हिस्ट्री देखा, इसका हमने करंट ट्रेंड देखा, इसके सेगमेंट रेवेन्यू देखे, इसके मेजर कॉस्ट देखे। अब थोड़ा हम इसको फ्यूचर एस्टिमेशंस को देखने की कोशिश करते हैं। तो हम अगर इसको देखें तो हम इसको 2023 में जो उम्मीद कर रहे हैं वो सेल्स जो हम इसको 755 करोड़ का सेल्स यहाँ पे हम उम्मीद कर रहे हैं। इसका प्रॉफिट जो उम्मीद कर रहे हैं वो 194 का 755 करोड़ का सेल्स, 194 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पे हम उम्मीद कर रहे हैं। इसका ईपीएस जो है 10.71 का ईपीएस हम यहाँ पे उम्मीद कर रहे हैं। और इसका जो फेयर वैल्यू है वो हम यहाँ पे 268 का फेयर वैल्यू हम यहाँ पे उम्मीद कर रहे हैं। अभी हम इसमें 2025, 2030, 2035 ये जो आगे का एस्टिमेशन है वो हम यहाँ पे नहीं कर सकते, क्योंकि इसका जो हिस्ट्री है वो कंसिस्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे गलत होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बन सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे जो है आगे का इसका फ्यूचर हम प्रेडिक्ट नहीं कर रहे। तो हम यहाँ पे आपको एक सलाह देना चाहेंगे कि अगर आपका पहला पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छे से मेंटेन है और आपके पास अगर म्यूजिक इंडस्ट्री का में कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं है और म्यूजिक इंडस्ट्री में आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं
तो म्यूजिक इंडस्ट्री में जो सारेगामा है वो इस इंडस्ट्री का ये द बेस्ट चॉइस है। तो इसमें आप 0.5 यानी आधा टक्का से ज्यादा आप इसमें वेटेज मत रखिए। और इसमें जो वोलाटिलिटी है वो वोलाटिलिटी इतनी ज़्यादा है कि अगर इन फ्यूचर किसी वजह से अगर कंपनी अगर लॉस में आती है और आपको ये स्टॉक से पूरी तरह से इसके एग्जिट करना पड़ सकता है, तो वो भी आप अपना माइंड को प्रिपेयर करके रखिए। अगर आप म्यूजिक इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर रहे तो कि आपको अगर एग्जिट की भी जरूरत पड़े तो आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने पहले ही बताया कि हम जनरली इस तरह की कंपनीज कवर नहीं करते, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ उन इन्वेस्टर्स के लिए जो कि म्यूजिक इंडस्ट्री में कुछ इन्वेस्टमेंट अपना बनाना चाहते हैं। इसके बाद हम थोड़ा सा इनके वैल्यूएशंस को समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम 2022 में देखें तो इनका जो ईपीएस था वो ईपीएस था इनका 8.43, जो कि अभी ट्रेल ईपीएस इनका यानी कि इसको हम करंट ईपीएस भी बोल सकते हैं, जो कि 9.8 है। और इसका जो फॉरवर्ड ईपीएस है वो 12 रह सकता है, यानी कि आने वाले 2023 मार्च 2023 में जो ईपीएस है वो 12 इसका रह सकता है। तो अगर इस ईपीएस को देख के हम अगर इसके पी को देखने की कोशिश करें तो इसका जो पी है 2022 में इसका 57.30 था, जो कि अभी ट्रेल पी यानी कि इसको हम करंट पी भी बोल सकते हैं, जो कि 34 है, 33.86 यानी कि ऑलमोस्ट 34 है। वो 2023 मार्च आते आते 27.65 यानी कि लगभग 28 होने की यहाँ पे हम उम्मीद कर रहे हैं। और इसका जो भी पीज है वो 1.46 है। तो यहाँ पे अगर आप चाहे तो थोड़ा सा आप यहाँ पे अपना यहाँ पे स्टेक यहाँ पे ले सकते हैं। अभी यहाँ पे हम अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखें तो हमने 2009 यानी कि 31 मार्च 2009 के साथ हमने अभी 2022 का जो भी का रिजल्ट आया 9 मंथ का उसका कंपैरिजन किया है। तो यहाँ पे 2009 में जो प्रमोटर्स के पास 54.20% का जो स्टेक था वो भी उनका 58.49 हो गया है। और उस समय एफआईआई के पास जो 2.36% का जो स्टेक था वो बढ़कर के 17.47 हो चुका है। और उस समय म्यूचुअल फंड ने जो 0.88% का जो स्टेक रखा था वो उनका घट करके अभी 0.54% हुआ है। उस समय जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स थे वो 12.44% थे, अभी उनका स्टेक यहाँ पे 10.51% है। और जो एचएनआई इन्वेस्टर्स थे वो 5.06% से घट करके यहाँ पे भी 2.21% यहाँ पे रह गए। चलिए दोस्तों, अब शेयर होल्डिंग पैटर्न के बाद हम इसके टेक्निकल्स को समझने की कोशिश करते हैं, यानी कि इसका बाइंग रेंज और इसके टारगेट्स। तो यहाँ पे इसका जो बाइंग रेंज है, अगर आप 200 यानी कि 250 के अराउंड अगर आपको ये मिलता है तो ये आपके लिए वैल्यू बाइंग हो सकता है, तो आप यहाँ पे उसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप अपना पोर्टफोलियो का आधा टका से वेटेज इसमें मत दीजिए, 0.5% के वेटेज के साथ ही आप इसको बाई कीजिए। और इसका जो टारगेट होगा वो टारगेट 525 तक इसका टारगेट 525 हो सकता है। तो दोस्तों ये था हमारा सारेगामा कंपनी का 9 मंथ का रिजल्ट एनालिसिस। तो ये वीडियो कंप्लीट करने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि प्रॉफिट फ्रॉम इट ना ही कोई टिप प्रोवाइडर कंपनी है, ना ही कोई रिकमेंडेशन वाली कंपनी है। तो अगर आपको इस सारेगामा में इन्वेस्ट करना है तो आप खुद का एनालिसिस खुद कर ले या फिर अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को कंसल्ट जरूर कर ले। और इसी तरह के वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर ये हमारे जो वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक यू।